हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके की जा रही है। और जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, ये जो क्लास है इसमें जो है भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। और यह प्रश्नोत्तरी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है इसमें। और यह जो है यूथ पब्लिकेशन का है और इसमें 130 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 131 नंबर का प्रश्न है, इसे हम सभी देखेंगे। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? यहाँ नहीं शब्द है और वो थोड़ा सा छिप गया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नहीं किया जाता है। ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, ध्वनि तथा लिपि के स्तर पर, है ना। और इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। इसमें शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता, ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर किया जाता है, वाक्य रचना के स्तर पर भी किया जाता है, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता है और नहीं वाक्य ही मुझसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 32 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 132 नंबर का है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 32 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगही। क्या हो जाएगा? मगही। आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा सा भाषाओं के विषय में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, मगही बोली का संबंध बिहारी उपभाषा से है। ठीक है। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 4। कौन कौन? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, 33 नंबर का प्रश्न है, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन ए है मागधी, बी है सौरसेनी, सी है पैसाची, डी है अर्ध मागधी। प्रश्न है हमारा, बिहारी, बंगला, उड़िया तथा असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये बताना है हमें। और अभी एक प्रश्न हम सभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं। तो 133 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा ये हो जाएगा मागधी। क्या हो जाएगा? मागधी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा है? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची से पंजाबी और लहदा। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में ये तीनों बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे देखेंगे, 34 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी। 134 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर होगा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी से। अपभ्रंश का प्रयोग कब से? 6ठी शताब्दी से। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। सबसे पहले क्या है? संस्कृत है, पाली है, फिर प्राकृत है, फिर क्या है? अपभ्रंश है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की भी संज्ञा दी जाती है। 35 नंबर का प्रश्न है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, कठिन हिंदी। चारों ऑप्शन में से 135 नंबर का प्रश्न है और इसे हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका जो है मानक हिंदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। आगे देखते हैं 136 नंबर के प्रश्न, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा। 136 नंबर का प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक भाषा कहा जाता है।
37 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 137 नंबर का जो प्रश्न है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए है हमारा, मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति निश्चित है, विभक्ति वह निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो 37 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कौन सा तथ्य सही है ये पूछा गया है। तो जो 37 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। दोनों प्रकार के होते हैं। आगे हम देखेंगे 37 नंबर का 38 नंबर का प्रश्न देखेंगे। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही। स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में किसकी सक्रिय भूमिका रही। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। 38 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी भूमिका सक्रिय रही, स्वामी दयानंद सरस्वती। 39 नंबर का प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। देखिए, किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी सभा की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, राजगोपालाचारी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। 40 नंबर का प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है। इजी सा प्रश्न है और ये झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का बना हुआ प्रश्न है। ये सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा। तो राजभाषा तो वही होती है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। सरकारी कार्यालयों की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। तो 41 नंबर का प्रश्न है, तो अनुच्छेद 348 करेक्ट आंसर डी होगा। 42 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। अब इसी के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी लिपि होगी। कौन सा अनुच्छेद है, 343। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। 42 नंबर का प्रश्न है, 142 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, यानी कि कूट से संबंधित प्रश्न है ए बी सी। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसमें जो है ये देखते हैं, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। तो इसका देखेंगे हम सभी, इसे हम सभी मिलान करेंगे। जो है पश्चिमी पहाड़ी क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। और मध्यवर्ती पहाड़ी क्या हो जाएगा, गढ़वाल। और भोजपुरी क्या हो जाएगा, बिलासपुर। और मगही कहाँ बोली जाती है, तो पटना में। ठीक है, और भोजपुरी का क्या हो जाएगा, गाजीपुर। भोजपुरी का क्या होगा, गाजीपुर होगा। ठीक है, बिलासपुर नहीं, गाजीपुर। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पश्चिमी पहाड़ी शिमला हो जाएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर में, मगही पटना में। ये स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का बना प्रश्न है। और इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। 143 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, 144 नंबर का प्रश्न, हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। 343, बी ऑप्शन 348, सी ऑप्शन 349, डी ऑप्शन 351। 144 नंबर का प्रश्न है।
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 351। 145 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 145, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोडवी, है ना, 8वीं अनुसूची में है कौन सी भाषा? ठीक है, तो 145 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नेपाली। क्या हो जाएगा? नेपाली। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 22 भाषाओं का उल्लेख है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया। बाकी 22 भाषाएं ये सभी हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे हम सभी देखेंगे 146 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मलयाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, है ना। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर जो है बताना है। 146 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मलयाली। आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि मलयाली नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 147 नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम। भाषा शब्द किस धातु से बना है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, है ना, छोटी बड़ी परीक्षा सभी परीक्षाओं में। तो भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है और भाषा में हलंत रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। भास शब्द से बना है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, और ये परिभाषा हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। इसके द्वारा मनुष्य के भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अब ये देख लेते हैं बाबू राम सक्सेना, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। और श्याम सुंदर दास ने मनुष्य और मनुष्य के बीच कुछ शब्द होते हैं जिन्हें पकड़ लिया जाता है ना, ध्यान में जो है रख लिया जाता है, और परिभाषा जो है पूरी रटी तो जा सकती नहीं है, हाँ समझ हम सकते हैं, समझ के 2-4 बार पढ़ सकते हैं। अब देखिए जिन ध्वनि चिन्हों की बात कौन करता है? ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषाएं हैं 2। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? स्वर पहले बाद में व्यंजन, है ना, स्वर पहले बाद में व्यंजन, और स्वर व्यंजन साथ साथ अनुनासिक बीच में, महाप्राण के बाद अल्पप्राण वर्ण। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट बताना है 48 नंबर का। तो पहले स्वर बाद में व्यंजन, सभी जानते हैं स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो सबसे पहले स्वर आते हैं और बाद में क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। तो यही हमारा क्या है? सही है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 49 नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? तो जैसे कभी भी अगर हम लिखते हैं हाफ, तो हाफ में जो एल है वो साइलेंट हो जाता है यानी कि मूक हो जाता है, और नाइफ में के, है ना, के रहता है लेकिन के क्या होता है? साइलेंट होता है। इसी तरह से कैट और जज ये सभी तो जो है सब साइलेंट इसमें नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा यही ए हो जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अंग्रेजी अंक, बी ऑप्शन है यूनानी अंक, सी ऑप्शन है विदेशी अंक, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अंक। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिला है ना। इसे देख लेते हैं। 150 नंबर का प्रश्न है और इसे क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 0। ये इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय। इसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहेंगे। 151 नंबर का प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि ये किसकी परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है? रामचंद्र शुक्ल, बी है जॉन गिलक्राइस्ट, सी है कांता प्रसाद गुरु और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 51 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांता प्रसाद गुरु। भाषा वह साधन है, किसने कहा है? कांता प्रसाद गुरु ने।
यानी कि कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। 52 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है नरेंद्र देव, बी है श्याम सुंदर दास, सी है काका कालेलकर, डी है विनोबा भावे। तो 52 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है? काका कालेलकर। क्या है? काका कालेलकर। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा क्या हो जाएगा? काका कालेलकर हमारे सी ऑप्शन में है और सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 53, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में